साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज सुई नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा के ऑपरेशन थिएटर से जो कैटरेक्ट का टॉपिकल फेटो पद्धति से ऑपरेशन लाइव दिखाने जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा स्टेप है साइड फोर इंसिजन। फिर उसके पश्चात एक दूसरे प्रकार के सोल्यूशन से हम इसको जूम करते हैं, इसको इंट्राकैमरल इमेजिंग कहते हैं। ये एयर बबल इंजेक्शन है जिसके माध्यम से हम एंट्री कैप्सूल स्टेनिंग यानी कि ट्राइपेंटो डाई की स्टेनिंग करने जा रहे हैं। ये देखें आप, ट्राइपेंटो डाई है, दूसरे प्रकार की डाई है नीले रंग की, जिसको जो में लाया जाता है स्टेन करने के लिए। ये दूसरे प्रकार का जेली नुमा पदार्थ है जिसको हम विस्कोलास्टिक कहते हैं। इस जेली नुमा पदार्थ को डालने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि पुतली किस प्रकार से फैली हुई है। ये विस्कोलास्टिक सोल्यूशन है जिसको हम जेली नुमा पदार्थ भी कहते हैं, और ये आंख के अंदर स्पेस बनाने का काम करता है और साथ ही साथ जो एंडोथेलियल नामक नाजुक कोशिकाएं होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है। अब इसके पश्चात हम एक ये विशेष प्रकार का इंसिजन लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लियर कॉर्नर इंसिजन। क्लियर कॉर्नर इंसिजन के बाद हम 5 मिलीमीटर का एक ढक्कनुमा ओपनिंग बना रहे हैं जिसको कैप्सुलर एक्सिस कहते हैं। ये देखें आप किस प्रकार से कैप्सुलर एक्सिस किया जा रहा है। और कैप्सुलर एक्सिस का सबसे बड़ा जो ये आप देख पा रहे हैं कि स्टेनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें किस प्रकार से एंटी कैप्सूल को स्टेन करने के बाद पश्चात कैप्सुलर एक्सिस करना आसान हो जाता है। अब आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में शार्प चॉपर है और शार्प चॉपर और मेरे बाएं हाथ में, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड सर्जन हूँ इसलिए मेरे बाएं हाथ में फेको रोग है जो मैंने पकड़ रखा है और मेरे दाहिने हाथ में चॉपर है। अभी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से फेको मशीन से ऑपरेशन संपन्न हो रहा है। और ये देखिए आप, ये मैंने फेको मशीन से लेंस को होल्ड कर लिया और ये लेंस को होल्ड करके फिर मैंने थोड़ा सा इसको शार्प चॉपर से, ये देखिए आप किस प्रकार से ये दो मोटे हुए, इसको बोलते हैं फेको वर्टिकल चॉप। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से फेको मशीन मेरी और दूसरा हाथ मेरा दूसरे टुकड़े की तरफ है, ये दो हिस्सों में मोटे में डिवाइड हो चुका है। इसको फेको चॉप कहते हैं, वर्टिकल चॉप कहते हैं। अब इसके पश्चात ये आप मशीन की आवाज़ में सुन पा रहे हैं, ये देखिए कि टुकड़ा दो टुकड़े अलग हो गए। फिर इसके पश्चात ये इसके फिर छोटे टुकड़े कर दिए हमने इस प्रकार से, ये देखिए फिर आप छोटे टुकड़े फिर कर दिए इस प्रकार से मोटे में। ये देखिए आप इसको मशीन से पकड़ा है और ये चॉपर से इसको काटा है। इसको देखिए फिर आप इस प्रकार से इसको फोल्ड किया है और इस प्रकार से इसके मोटे में आपको 8 से 10 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। इसको फेको चॉप टेक्निक कहते हैं। अब मैं वापस से भी विस्कोलास्टिक सोल्यूशन यूज़ करूँगा। विस्कोलास्टिक सोल्यूशन का सबसे मुख्य फायदा ये होता है, सबसे बड़ा फायदा ये कि आप विस्कोलास्टिक जब उपयोग करते हैं तो इससे कोर्निया की नाजुक कोशिकाओं को राहत मिलती, सुरक्षा मिलती। ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से विस्कोलास्टिक सोल्यूशन से कोर्निया की जो नाजुक कोशिकाएं हैं उनको सुरक्षा मिलती है। ये ब्लड चॉपर मेरे दाहिने हाथ में, और ये देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से पुतली इसकी छोटी छोटी आ रही और छोटी पुतली में मोटे में ऑपरेशन किया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो पुतली छोटी आती, जिसको हम कॉक्सियल सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में प्रोस्टेट नामक जो दवा व्याधि होती है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है, उसकी जब दवाई खाई जाती है तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है जिसको हम फ्लॉपी आइल सिंड्रोम या IFIS भी कहते हैं। क्योंकि जब आप प्रोस्टेट की दवाई खाते हैं तो प्रोस्टेट की दवाई खाने के पश्चात आँखों की जो आयरिस होती है इसके अंदर डिसयूज एट्रोफी हो जाती है। तो आँखों की जो आयरिस होती है, मसल्स होती है, प्रोस्टेट की जो दवाई खाते हैं तो उसकी जो उसका असर आँखों की आयरिस पर आता है, जिसके कारण पुतली जो होती है वो फेंकती नहीं या फेंकती है तो ऑपरेशन हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें विस्कोलास्टिक इंजेक्शन के माध्यम से पुतली को
डायलेट करना पड़ता है, पुतली को तोड़ना पड़ता है, इसको हम विस्कोलिथियासिस कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमने, इस प्रकार से देखिए आप, इस प्रकार से पुतली जो वो सिकुड़ रही होगा, इसको हम आयरिस फ्लटरिंग भी कहते हैं, क्योंकि आयरिस जो है वापस सिकुड़ रही है और वापस सिकुड़ रही है। इसीलिए ऐसे ऑपरेशन करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ती है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको आँख की आइरिस पे, आँख के लेंस पे बिना नुकसान पहुंचाए आप मोतियाबिंद लगाना पड़ता है। और ये देखिए इस केस में मोतियाबिंद पूरा निकल चुका है और आँख की जो जो निकालेंगे, तो ये जो पीस है वो इस तरह छुपा हुआ है यहाँ पे, राइट देखिए आप देखेंगे कि ये जो पीस है ये यहाँ छुपा हुआ है, ये देखिए आप, इसको निकाला जाएगा और उसकी पहचान नहीं डालेंगे। ये देखिए आप पीस मोतियाबिंद का जो टुकड़ा था, अब ये पूरे ऑपरेशन खत्म समाप्त होने की तरफ है। अब हम लेंस का प्रत्यारोपण कर प्रकार से एक फ्लॉपी आयरिस सिंड्रोम वाले केस में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया और हम अब लेंस का प्रत्यारोपण करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 19 फैक्टर का लेंस है, 19 नंबर का लेंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये एक हाइड्रोफोबिक एक्रिलिक लेंस है। हाइड्रोफोबिक एक्रिलिक लेंस जो होता है वो, और ये आप देख रहे हैं हाइड्रोफोबिक एक्रिलिक लेंस है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लेंस जो होता है इसके बाद झिल्ली मोटी होने की संभावना कम होती है हाइड्रोफिलिक लेंस की तुलना में। और हमने इसको लोड किया है कार्ट्रिज के अंदर, और फ्लॉपी आयरिस सिंड्रोम होने के कारण आँख की साइज की पुतली छोटी थी। और ये अमोना उन केसेस में देखा जाता है जिनमें प्रोस्टेट की दवा ली जाती है, जिसको हम टेमसुलोसिन या यूनिमैक्स कहते हैं। जब आप यूनिमैक्स दवा का सेवन करते हैं तो आँख की और फैलती है तो वो वापस छोटी जाती है, जिसको मेडिकल भाषा में फ्लॉपी आयरिस सिंड्रोम या IFIS कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक IFIS का केस है। अब ये देख रहे हैं किस प्रकार से लेंस का प्रत्यारोपण किया जा रहा है, और देखिए आप किस प्रकार से आपकी पुतली जो है वो फ्लॉपी आयरिस सिंड्रोम होने कर बाहर आ रही है। और ये जो फ्लॉपी आयरिस सिंड्रोम, इसका पिक्चर दे दो, तो फ्लॉपी आयरिस सिंड्रोम का केस है। देखें कि आप किस प्रकार से पुतली बाहर आ रही है, और ये आँख का लेंस आँख कैप्सुलेशन जा चुका है। अब हम वापस पाइलोकार्पिन इंजेक्शन के माध्यम से इस पुतली को छोटा करेंगे। ये पाइलोकार्पिन इंजेक्शन, तो पाइलोकार्पिन इंजेक्शन जब आप डालते हैं तो आँख की पुतली ये देखिए आप अंदर वापस जा रही है। और ये फ्लॉपी आयरिस सिंड्रोम होने के कारण ऐसे रोगियों में परेशानी आती है पाइलोकार्पिन। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हम पके हुए मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। और इस केस में, पर्टिकुलर केस में फ्लॉपी आयरिस सिंड्रोम होने के कारण आँख की पुतली छोटी थी और पुतली जबकि वो साइड को इंसिजन से और घने इंसिजन से बाहर आ रही थी। तो ऐसे रोगियों में सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप प्रोस्टेट की दवाई का सेवन करते हैं, पुतली छोटी होने के कारण ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए चिकित्सक ऐसे रोगियों में एट्रोपिन आई ड्रॉप का उपयोग करते हैं दवा डायलेट करने के लिए। और कई बार जब पुतली एट्रोपिन से पूरी तरह नहीं चलती तो हम आई ड्रॉप्स या मेडिसिन का उपयोग करते हैं। ये एक ऑपरेशन था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्लॉपी आयरिस सिंड्रोम वाले केस में। और ये हम अब डाल रहे हैं ट्राइमोसिनोलोन, तो एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन होता है, और ये हम डाल रहे हैं जिनका के अंदर मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है। अब हम विटामिन डाल रहे हैं कोविड आयरन। साथियों, आपने देखा ये एक पका हुआ मोतियाबिंद था, और उसके साथ साथ में आँख की जो पुतली की साइज थी वो छोटी थी, लगभग 5 मिलीमीटर थी। और जब ऑपरेशन किया जा रहा था तो पुतली साइज और छोटी हो गई थी।
और आपने नोटिस किया था ऑपरेशन के दौरान कि आंख की पुतली में किस प्रकार से फ्लटरिंग हो रही थी, किस प्रकार से वो छोटी हो रही थी, और साइड पोर्ट इंसिजन और मेन इंसिजन से पुतली बाहर आ रही थी। तो मेडिकल भाषा में इस विशेष प्रकार की व्याधि को IFIS यानी कि इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम कहा जाता है। इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम ये एक विशेष प्रकार की व्याधि है जो उन रोगियों को होती है, उन व्यक्तियों को होती है जो प्रोस्टेट पीड़ित है और प्रोस्टेट यानी कि पेशाब की समस्या से ग्रसित हैं और प्रोस्टेट पीड़ित होने के कारण वो टेम्सुलोसिन यानी कि यूरिमैक्स या फ्लोमैक्स नामक दवा का सेवन करते हैं। तो साथियों, जब आप यूरिमैक्स या फ्लोमैक्स नामक दवा का सेवन करते हैं तो आंख की जो आइरिस होती है, जिसकी जो डायलेटर मसल्स होती है, जो आंख की पुतली को फैलाने वाली मसल्स होती हैं, वो उनकी डिस्यूज एट्रोफी हो जाती है, यानी कि वो काम नहीं करती हैं और आइरिस टोन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण आइरिस बार बार मेन इंसिजन और साइड पोर्ट इंसिजन से बाहर आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये ऑपरेशन के लिए बड़ा जोखिम भरा ऑपरेशन हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन को जन्म दे सकता है। इसलिए आप ध्यान दें, याद रखें कि जब आपको यदि फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम की व्याधि नहीं हो, इसके लिए आप यदि प्रोस्टेट पीड़ित हैं, आप पेशाब की समस्या से ग्रसित है, आप यूरिनैक्स का सेवन करते हैं, तो अपने नेत्र चिकित्सक को जरूर इसकी जानकारी दें। जब आप ऑपरेशन कराने जाते हैं अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास, नेत्र सर्जन के पास, तो इसकी जानकारी जरूर दें यदि आप प्रोस्टेट की दवाई खाते हैं तो, जिससे कि नेत्र सर्जन दवा ऑपरेशन से पहले एट्रोपिन नामक आई ड्रॉप का उपयोग कर सके। कई बार ऐसे रोगियों में हमें आइरिस हुक्स या मैलिग्नल रिंग का भी उपयोग करना पड़ता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप इसकी जानकारी अपने नेत्र सर्जन को दे देंगे तो वो एट्रोपिन का उपयोग करेंगे, जिससे कि आपको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, डॉक्टर सुरेश पांडे। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम उन रोगों में ज्यादा होता है जिनको प्रोस्टेट की व्याधि होती है, प्रोस्टेट पीड़ित होते हैं। आप प्रोस्टेट की दवाई खा रहे हैं क्या? जी सर। कब से खा रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से आप दवाई खा रहे हैं, और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से इनकी आंख की जो आइरिस की पुतली थी वो छोटी हो रही थी, वो आइरिस फ्लटरिंग हो रहा था। तो कब से 5 साल से खा रहे हैं आप उसको? तो आपकी मेन समस्या क्या थी? पेशाब बार बार आता है? पेशाब बार बार। अब आपको दिख रहा है कितनी उंगली है? 2 दिख रही है। अब 8, और सामने देखिए कितना 6:15 बज रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले थोड़ी दिखता था आपको? नहीं दिखता। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑपरेशन कैसा हुआ? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल है ना, सब बिल्कुल क्लियर, सब अच्छे। हाँ चलिए, बहुत अच्छा हो गया आपका ऑपरेशन। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रोस्टेट से जो पीड़ित होते हैं उनको जानकारी जरूर अपने डॉक्टर को दें, जिससे कि आपका ऑपरेशन